हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इन व्हिच डिसऑर्डर चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन द जीन फॉर बीटा ग्लोबिन चेन रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ ग्लूटामिक एसिड टू वैलिन। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है पहले वो ठीक तरह से समझना पड़ेगा। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें ग्लूटामिक एसिड वैलिन में चेंज हो जाता है। ग्लूटामिक एसिड एंड वैलिन ये दोनों क्या है? ये दोनों अमाइनो एसिड्स है। ग्लूटामिक एसिड इज अमाइनो एसिड एंड वैलिन इज अनदर अमाइनो एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड वैलिन में चेंज हो जाता है। तो बीटा ग्लोबिन चेन में ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, लेकिन ये डिसऑर्डर के लिए ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाता है वैलिन में। ये कौन सा डिसऑर्डर है? ये है हमारा क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 4 डिसऑर्डर का नाम दिया हुआ है। हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलासेमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। तो इन 4 में से कौन सा डिसऑर्डर होगा हमारा आंसर? तो चलिए एक एक करके ऑप्शन में देखते हैं कि हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोनुरिया, एक एक करके हम देखते हैं कौन सा डिसऑर्डर में ऐसा होता है। तो शुरू करते हैं ऑप्शन 1 से, दैट इज हीमोफीलिया। तो पहले आप हमें ये बताइए कि भाई ये जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया ये कैसा डिसऑर्डर है? इस डिसऑर्डर में क्या होता है और ये डिसऑर्डर एक्चुअली क्यों होता है? तो पहली बात हीमोफीलिया में ये है कि भाई ये एक ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये डिसऑर्डर के लिए, हीमोफीलिया के लिए हमारा ब्लड क्लॉटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है। ये सीधी सी सिंपल सा लैंग्वेज में ये होता है कि भाई हीमोफीलिया अगर किसी को हुआ, उसका मतलब उसका ब्लड क्लॉटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आएगा। सिंपल सी बात है। अब चलिए देखते हैं, सोचते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग क्यों होता है। बताइए। हमें पता है कि भाई ब्लड क्लॉटिंग जो होता है उसके लिए कुछ प्रोटीन सा रिस्पॉन्सिबल है ना। ब्लड में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और अगर उस प्रोटीन में कुछ म्यूटेशंस आ गया, मतलब उस प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, हमें पता है कि भाई कोई भी प्रोटीन फॉर्म हो तो उसके लिए कुछ जीन इज रिस्पॉन्सिबल। अगर वो जीन में कुछ म्यूटेशन आ गया तो प्रोटीन, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन में भी डिसफंक्शन आएगा, है ना। प्रोटीन फॉर्म ही नहीं होगा, ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोटीन है वो फॉर्म नहीं होगा। और अगर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं फॉर्म हुआ तो क्या होगा? तो होगा ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, तो हीमोफीलिया हो जाएगा। आया समझ में? तो ये डिसऑर्डर म्यूटेशन के लिए होता है, ये हमें पता चल गया कि जीन म्यूटेशन के लिए ही हीमोफीलिया होता है। लेकिन अब हमें सोचना पड़ेगा कि क्या ये जो म्यूटेशन है ये बीटा ग्लोबिन चेन में होता है? क्या इस म्यूटेशन के लिए ग्लूटामिक एसिड वैलिन में चेंज होता है? चलिए जान लेते हैं। देखिए भाई साहब, सीधी सी बात है, ये जो हीमोफीलिया है इसमें म्यूटेशन कहाँ पे होता है? म्यूटेशन एट एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन होता है हीमोफीलिया में। और उसके लिए क्या होता है? इसके लिए हमारा जो फैक्टर 8 और एंड फैक्टर 9 जो है हमारा, ये दोनों, दिस टू आर प्रोटीन्स, दिस टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन needed for blood coagulation, needed for blood clot। ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रोटीन है ना। उसका नाम है फैक्टर 8 और फैक्टर 9। ये जो म्यूटेशन होता है एक्स क्रोमोसोम में, उस म्यूटेशन के लिए भाई ये दोनों प्रोटीन फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाता है। आया समझ में? तो म्यूटेशन के लिए क्या होगा?
ये दोनों प्रोटीन फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 डिक्रीज हो जाएगा, फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये दोनों का फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा तो भाई ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा ठीक से। अगर ब्लड क्लॉट नहीं हो पाया तो क्या होगा, तो होगा हीमोफीलिया। सो हीमोफीलिया ऑकर्स ड्यू टू म्यूटेशन इन एक्स क्रोमोसोम। उसके लिए फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है उसका प्रोडक्शन घट जाएगा और हो जाएगा हीमोफीलिया। तो ये है हीमोफीलिया का स्टोरी। छोटे से सीधी सी बात में ये हुआ हीमोफीलिया का स्टोरी। तो इसमें तो कहाँ पर भी हमें बीटा ग्लोबिन चेन नहीं नजर आया और म्यूटेशन भी अलग जगह पे हो रहा है, बीटा ग्लोबिन चेन में नहीं हो रहा है। तो भाई ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हम बस हमारा आंसर पे ध्यान देंगे, है ना। हीमोफीलिया क्या है वो अभी हमें नहीं जानना है। तो हीमोफीलिया कैन नॉट बी आवर आंसर। आया समझ में। तो चलिए ऑप्शन 1 जो था वो नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन में। देखिए सेकंड ऑप्शन में है फिनाइल कीटोनुरिया। तो चलिए थोड़ा फिनाइल कीटोनुरिया के स्टोरी भी हम सुन लेते हैं। तो देखिए फिनाइल कीटोनुरिया, इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PKU डिजीज और डिसऑर्डर, है ना। हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं PKU डिसऑर्डर, दैट इज फिनाइल कीटोनुरिया। सबसे पहली बात यह है कि इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। भाई ये जानना बहुत ज़रूरी है ना। ये इसका पहले बात है कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये, एंड इट ऑकर्स ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन। भाई ये भी म्यूटेशन के लिए होता है। फिनाइल कीटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है एंड ये भी म्यूटेशन के लिए होता है। अब चलिए देख लेते हैं कि इसमें ठीक किस तरह का म्यूटेशन होता है। देखिए इसमें म्यूटेशन, तो चलिए जान लेते हैं कि इसमें होता क्या है, इस डिसऑर्डर में क्या होता है और क्यों होता है। देखिए इस डिसऑर्डर में, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो इस डिसऑर्डर में एक एंजाइम लैक होता है ह्यूमन बॉडी में। क्या बोला मैंने, एक एंजाइम का जो अमाउंट है वो कम रहता है फिनाइल कीटोनुरिया में। कौन सा एंजाइम, एंजाइम फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज। ये जो एंजाइम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, इसका अमाउंट कम रहता है ड्यू टू दिस डिसऑर्डर। और ये एंजाइम कम रहने की वजह से क्या होता है, देखिए फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, टायरोसिन में। ये दोनों एमाइनो एसिड्स है, तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है इस एंजाइम की वजह से। आया समझ में। ये जो एंजाइम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम फिनाइल एलानिन को बना देता है टायरोसिन, व्हिच इज नॉर्मल। मतलब फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में बदलना चाहिए, ये नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन ड्यू टू फिनाइल कीटोनुरिया, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का अमाउंट कम हो जाएगा। तो क्या होगा भाई, फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ड्यू टू डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ दिस एंजाइम, फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा भाई, ब्लड में फिनाइल एलानिन का अमाउंट बढ़ जाएगा, है ना। ब्लड में फिनाइल एलानिन का अमाउंट विल बी इंक्रीज्ड इन द ब्लड, क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो क्या होगा बताइए, तो भाई हमारा जो यूरिन है, यूरिन में भी फिनाइल एलानिन आ जाएगा। क्या बोला मैंने, इन यूरिन फिनाइल एलानिन विल बी प्रेजेंट, है ना। ब्लड में अगर इसका अमाउंट बढ़ रहा है तो वो यूरिन में भी आ जाएगा। एंड दिस कंडीशन इन व्हिच यूरिन में फिनाइल एलानिन इज प्रेजेंट, जहाँ पे फिनाइल एलानिन यूरिन में आ जाता है, उसे हम कहते हैं फिनाइल कीटोनुरिया। आया समझ में। देखिए बहुत ही सीधी सी बात है।
that disorder in which phenylalanine amino acid is present in urine, that is known as phenylketonuria। तो देखिए ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का अमाउंट कम होता है ब्लड में, उसके लिए कन्वर्ट नहीं हो पाता फिनाइलएलानिन, और फिनाइलएलानिन इज प्रेजेंट इन यूरिन। तो देखिए ये था फिनाइलकीटोनुरिया का स्टोरी। लेकिन हमारा क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए क्वेश्चन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। सो फिनाइलकीटोनुरिया कैन नॉट बी आवर आंसर। तो ऑप्शन 2 भी नहीं हो सकता हमारा आंसर। आया समझ में? ये डिजीज भी आ गया समझ में। तो चलिए अब चलते हैं ऑप्शन 3 के तरफ। देखिए ऑप्शन 3 में है थैलासेमिया। थैलासेमिया ये बहुत ही फेमस डिजीज है ना? थैलासेमिया का नाम सब सुना है। तो थैलासेमिया किस तरह का डिसऑर्डर है? फिनाइलकीटोनुरिया की तरह ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब बताइए थैलासेमिया में होता क्या है और थैलासेमिया क्यों होता है? ये दोनों क्वेश्चन है हमारे पास। तो थैलासेमिया भाई 2 तरह के होते हैं, एक है क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव। क्या बोला मैंने? ये दोनों तरह के होते हैं, एक है भाई क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। मतलब देखिए सीधी बात है, थैलासेमिया में हमें हीमोग्लोबिन में डिस्टर्बेंस नजर आता है। मतलब हीमोग्लोबिन का अमाउंट घट जा सकता है या फिर हीमोग्लोबिन का क्वालिटी में बदल आ सकता है। क्या बोला मैंने? अगर हीमोग्लोबिन का अमाउंट घट गया, जिस थैलासेमिया के वजह से हीमोग्लोबिन का अमाउंट HB अमाउंट इन ब्लड इज डिक्रीज्ड, उसे हम कहेंगे क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ थैलासेमिया। इसमें क्या होता है? अमाउंट ऑफ HB, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज डिक्रीज्ड, इसे कहते हैं हम क्वांटिटेटिव, है ना? क्वांटिटी घट जाएगा हीमोग्लोबिन का इस थैलासेमिया की वजह से। और जो थैलासेमिया की वजह से हीमोग्लोबिन का HB O2 कैरिंग कैपेसिटी, O2 कैरिंग कैपेसिटी जिस थैलासेमिया की वजह से घट जाएगा, उसे हम कहेंगे क्वालिटेटिव टाइप ऑफ थैलासेमिया। आया समझ में? तो थैलासेमिया की वजह से क्या क्या होता है? 2 चीज़ हो सकता है, एक हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट सकता है, और 2 हीमोग्लोबिन का अमाउंट घट जा सकता है ब्लड में। तो देखिए एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव, और जिसमें क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज डिक्रीज्ड उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। सीधी सी बात है। अब इन दोनों केस में ही क्या होगा? इन दोनों केस में ही होगा एनीमिया। एनीमिया। सो प्लीज रिमेंबर, ड्यू टू थैलासेमिया एनीमिया ऑकर्स। ये आ गया समझ में? ये दोनों किस तरफ ले जा रहा है? एनीमिया की तरफ। तो ड्यू टू थैलासेमिया एनीमिया ऑकर्स। ये तो गया भाई थैलासेमिया की वजह से क्या होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थैलासेमिया क्यों होता है? वो चाहिए हमें क्वेश्चन में कि क्या यहाँ पर म्यूटेशन होता है। देखिए यहाँ पर भी हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का बीटा ग्लोबिन चेन भी है। तो चलिए देख लेते हैं थैलासेमिया क्यों होता है। देखिए वी नो हीमोग्लोबिन का 2 चेन है, एक अल्फा चेन और दूसरा जो है वो है बीटा चेन, है ना? ये दोनों चेन है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें ये दोनों चेन है, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। ड्यू टू थैलासेमिया अल्फा चेन का क्रोमोसोम नंबर 16 इज म्यूटेटेड। अल्फा चेन का क्रोमोसोम 16 में म्यूटेशन हो जाता है। दैट इज वाई हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर में भी म्यूटेशन हो जाएगा।
और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर में म्यूटेशन हो गया तो फिर ये दोनों डिस्टर्बेंस आ जाएगा, है ना, थैलासेमिया हो जाएगा, एनीमिया भी हो जाएगा। और देखिए हीमोग्लोबिन का जो बीटा चेन है उसमें भी म्यूटेशन होता है ड्यू टू थैलासेमिया। बीटा चेन का क्रोमोसोम नंबर 11 इज म्यूटेटेड। आया समझ में कि क्यों होता है थैलासेमिया? थैलासेमिया occurs due to mutation of gene in chromosome 16 of alpha globin chain of hemoglobin and also mutation of gene in chromosome number 11 of beta globin chain of hemoglobin। हाँ भाई साहब, ड्यू टू थैलासेमिया है और इन थैलासेमिया बीटा चेन में म्यूटेशन होता है, लेकिन यहाँ पर एलानिन ग्लूटामिक एसिड से वैलिन नहीं होता। यहाँ पर बीटा ग्लोबिन चेन का क्रोमोसोम 11 पे म्यूटेशन होता है। तो यहाँ पर भाई हमारा क्वेश्चन में जो पूछा गया है उस तरह का कोई म्यूटेशन नहीं हो रहा है। सो आया समझ में थैलासेमिया का स्टोरी? तो थैलासेमिया के लिए होता है हमारा एनीमिया। थैलासेमिया में म्यूटेशन होता है क्रोमोसोम 16 एंड एट क्रोमोसोम 11। सो थैलासेमिया कैन नॉट बी आवर आंसर। आ गया समझ में? तो चलिए ऑप्शन 3 को भी हम क्रॉस कर देते हैं। ऑप्शन 3 कैन नॉट बी आवर आंसर। तो अभी सिर्फ एक ही बचा है, ऑप्शन 4। चलिए उसे भी देख लेते हैं। सो नंबर 4 इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक डिसऑर्डर है। इसका नाम देखिए, नाम देख के ही आप डिसऑर्डर बता देंगे। इसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। मतलब ये एक तरह का एनीमिया है जिसमें हीमोग्लोबिन का नॉर्मल शेप चेंज होके सिकल सेल शेप हो जाता है। ये एक तरह का एनीमिया है जिसमें हीमोग्लोबिन्स आर सिकल सेल शेप। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए कोई भी हीमोग्लोबिन का जो बीटा चेन है, क्या बोला मैंने, नॉर्मल बीटा चेन, बीटा ग्लोबिन चेन के लिए, बीटा ग्लोबिन चेन के लिए जो डीएनए सीक्वेंस है ना, नॉर्मल बीटा ग्लोबिन चेन के लिए जो डीएनए सीक्वेंस है वो इस तरह का है। ये स्टार्ट होता है इस तरह से। देखिए मैं यहाँ पर डीएनए सीक्वेंस लिख रहा हूँ, CAC GTG, उसके बाद GAC, उसके बाद TGA, उसके बाद GGA, उसके बाद CTC और लास्ट में इसके बाद मान लीजिए CTC अगेन। तो और भी है, इस तरह और भी है। ये बहुत ही लंबा डीएनए सीक्वेंस, लेकिन ये स्टार्ट होता है ठीक इस तरह से। कोई भी नॉर्मल बीटा ग्लोबिन चेन का डीएनए सीक्वेंस, तो ये एक स्ट्रैंड का गया। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड है उसे हम लिख लेते हैं। देखिए ड्यू टू C क्या होगा, GTG है ना, यहाँ पर GTG, यहाँ पर होगा CAC। कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर GAC के लिए होगा CTG, यहाँ पर TGA तो होगा ACT, यहाँ पर GGA तो हो जाएगा CCT, यहाँ पर CTC के लिए होगा GAG और उसके बाद भी CTC है तो इसके लिए भी GAG होगा, कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड। तो हमें नॉर्मल बीटा चेन का डीएनए सीक्वेंस मिल गया सीक्वेंस। तो डीएनए से क्या बनता है बताइए? डीएनए से आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन बनता है एमआरएनए। तो चलिए इससे ये वाला जो नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस है, इससे जो एमआरएनए बनेगा उसका हम एमआरएनए का सीक्वेंस बना लेते हैं। तो एमआरएनए का सीक्वेंस अब हम देख रहे हैं, ठीक है। तो एमआरएनए का सीक्वेंस कैसा होगा बताइए? इससे कॉम्प्लीमेंट होगा, ये जो सेकेंड स्ट्रैंड है इससे कॉम्प्लीमेंट होके आएगा एमआरएनए का सीक्वेंस। तो चलिए देख लेते हैं। तो डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तब कैसा चेंज होता है? ये जो नाइट्रोजन बेस है ये इस तरह से चेंज होगा। देखिए G हो जाता है C, A हो जाता है यूरासिल, T हो जाता है A और C हो जाता है G।
ये 4 कन्वर्शन होता है जब डीएनए से एमआरएनए बनता है। तो चलिए अब हम एक एक करके बना देते हैं। तो देखिए हम ये वाला जो स्ट्रैंड है इसे चेंज करेंगे एमआरएनए में, है ना। डीएनए सीक्वेंस का पहला स्ट्रैंड चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर सी कन्वर्ट होके होगा जी, ए कन्वर्ट होके होगा यू, एंड सी कन्वर्ट होके होगा जी। यहाँ पर देखिए जी है तो जी के जगह पे हो जाएगा सी, टी के जगह पे हो जाएगा ए, एंड जी के जगह हो जाएगा फिर से सी। यहाँ पर भी जी है, जी के जगह पे सी, ए के जगह पे हो जाएगा यू, एंड सी के जगह पे हो जाएगा जी। टी जी ए, टी के जगह पे ए, जी के जगह पे सी, एंड ए के जगह पे यू। अब देखिए ध्यान से, जो पांचवा जो ये जो सीक्वेंस है पांचवा, यहाँ पे है जी जी ए, तो चेंज होके क्या हो जाएगा सी सी यू, सी टी सी चेंज होके क्या होगा, हो जाएगा जी ए जी, और ये सी टी सी भी हो जाएगा जी ए जी। तो देखिए हमारे पास बीटा ग्लोबिन चेन का नॉर्मल एमआरएनए सीक्वेंस हमें मिल गया है ना। यहाँ पर देखिए हम पहले जो 7 सीक्वेंस है, फर्स्ट 7 सीक्वेंस लेके हम काम कर रहे हैं। तो अब एमआरएनए से क्या होता है, एमआरएनए से आफ्टर ट्रांसलेशन प्रोटीन फॉर्म होता है। तो चलिए हम प्रोटीन बनाते हैं। रिमेंबर दैट इट इज फॉर नॉर्मल बीटा ग्लोबिन चेन। यहाँ पर कोई सिकल सेल एनीमिया नहीं है, ये नॉर्मल केस है। तो पहले हम नॉर्मल केस देख रहे हैं। देखिए तो अब प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन क्या होगा, तो हमारे पास एक अमाइनो एसिड है ना, GUG एक अमाइनो एसिड, CAC एक अमाइनो एसिड। तो सिर्फ हम अमाइनो एसिड को एक के बाद एक जोड़ देंगे, और अमाइनो एसिड जोड़ के ही तो प्रोटीन मिलेगा हमें। तो चलिए देखते हैं। GUG मतलब क्या, GUG इज वैलिन, CAC मतलब हिस्टिडीन, CUG मतलब ल्यूसीन। उसके बाद होएगा थ्रियोनिन के बाद आएगा प्रोलीन के बाद आएगा ग्लूटामिक एसिड, और उसके बाद भी एक ग्लूटामिक एसिड आएगा, है ना। देखिए GAG ग्लूटामिक एसिड है, तो दोनों एक के बाद एक ग्लूटामिक एसिड। तो हमें क्या मिला, देखिए इतना कष्ट करने के बाद हमें मिला है बीटा ग्लोबिन चेन में जो प्रोटीन्स रहता है, एक फर्स्ट जो अमाइनो एसिड रहता है वो है वेलिन, सेकेंड अमाइनो एसिड हिस्टिडीन, थर्ड है ल्यूसिन, फोर्थ पोजीशन में थ्रियोनिन, फिफ्थ पोजीशन में प्रोलिन, सिक्स्थ पोजीशन में कौन है बताइए, ग्लूटामिक एसिड। तो ये है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। देखिए सिक्स्थ पोजीशन में कौन है, बीटा ग्लोबिन चेन, नॉर्मल बीटा ग्लोबिन चेन का सिक्स्थ पोजीशन में कौन सा अमाइनो एसिड है भाई, है ग्लूटामिक एसिड। तो आया समझ में, यह है नॉर्मल केस। अब नॉर्मल जो ये जो स्ट्रक्चर मिला है हमें प्रोटीन का, इससे जो हमें हीमोग्लोबिन मिलेगा वो नॉर्मल होगा, क्योंकि इट इज अ नॉर्मल प्रोटीन। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कैसा दिखता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन ऐसा होगा, है ना। नॉर्मल आरबीसी विल बी दिस वे, नॉर्मल आरबीसी का शेप ऑलमोस्ट इस तरह होगा। अब देखिए ये नॉर्मल केस था। अब हम देखते हैं सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है। पहली बात है भाई, सिकल सेल एनीमिया में म्यूटेशन होता है। किस तरह का म्यूटेशन होता है, सिकल सेल एनीमिया में मिससेंस म्यूटेशन होता है। मिससेंस म्यूटेशन मतलब यहाँ पर जितना अमाइनो एसिड था वो सारा रहेगा, है ना, जितना नाइट्रोजन बेस था वो सारा रहेगा, लेकिन कोई एक जगह पे एक गलती हो जाएगा, तब बनेगा हमारा सिकल सेल एनीमिया। आया समझ में, यहाँ पर जो हमारा बेस सीक्वेंस है यहाँ पे एक जगह पे म्यूटेशन होगा। कहाँ पे पता है, देखिए भाई, नॉर्मल बीटा ग्लोबिन चेन में 6 पोजीशन में क्या था, 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन में
यहाँ पर था CTC, लेकिन वो म्यूटेशन होके हो जाएगा, यहाँ पर T के जगह पे हो जाएगा A, और यहाँ पर A के जगह पे हो जाएगा T। आया समझ में? इस तरह का म्यूटेशन को हम बोलते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। तो देखिए ये नॉर्मल नहीं रहेगा, ये क्या किस तरह का बीटा चेन हो जाएगा, ये हो जाएगा एबनॉर्मल बीटा चेन। सो ये जो एबनॉर्मल बीटा चेन है, इसमें देखिए 6 पोजीशन में CTC हो गया है CAC, और GTG हो गया है GAG हो गया है GTG। अब उससे जो mRNA बनेगा वो भी होगा हमारा एबनॉर्मल mRNA, सीधी सी बात है। हाँ, नॉर्मल तो नहीं होगा। तो यहाँ पर GAG के जगह पे क्या हो जाए, यहाँ पर CTC था तो GAG हुआ था, लेकिन यहाँ पर CAC हो गया तो A के जगह पे हो जाएगा U। तो यहाँ पर GAG नहीं होगा, हो जाएगा GUG, है ना। देखिए पहले था CTC तो T के जगह पे हम बैठाए थे A, लेकिन अब वो T चेंज होकर A हो गया, मिस सेंस म्यूटेशन हो गया, तो A के जगह पे हम बैठाएंगे U। तो हमारा चेंज आ गया mRNA में, कौन सा पोजीशन में, 6 पोजीशन में। देखिए 1 2 3 4 5 6 पोजीशन में GAG चेंज होके हो गया है GUG। तो अमाइनो एसिड GAG के लिए अमाइनो एसिड था ग्लूटामिक एसिड, लेकिन अब तो GAG नहीं रहा, अब GUG। GUG मतलब वैलिन। GUG कौन सा अमाइनो एसिड देता है, GUG मतलब वैलिन। तो यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड हट के हो जाएगा भाई वैलिन। आया समझ में? तो देखिए प्रोटीन का स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, 6 पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड के जगह पे वैलिन हो गया। तो ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, मतलब RBC का स्ट्रक्चर में भी चेंज हो जाएगा, RBC हो जाएगा। ये था हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल RBC अब हो जाएगा इस तरह। ये किस तरह, ये है हमारा सिकल सेल RBC। ये क्यों हुआ, ये चेंज क्यों हुआ, ड्यू टू द मिससेंस म्यूटेशन। कहाँ पे, एट 6 पोजीशन ग्लूटामिक एसिड के जगह पे हो गया वैलिन, और उसके लिए सिकल सेल RBC फॉर्म हो गया। इसे हम कहेंगे भाई सिकल सेल एनीमिया। आया समझ में? देखिए कितना इजी था, है ना। डिटेल्स में आई हैव डिस्कस्ड, होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। अब चलिए ये आइडिया दिमाग में रख के हम क्वेश्चन पेपर पे ध्यान देते हैं। पूछा था इन व्हिच डिसऑर्डर चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन द जीन फॉर बीटा ग्लोबिन चेन रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ ग्लूटामिक एसिड टू वैलिन, है ना। सिंगल बेस पेयर चेंज हुआ, टी के जगह पे ए हो गया सिंगल बेस पेयर। कहाँ पे, एट 6 पोजीशन चेंज होके क्या हुआ, ग्लूटामिक एसिड से वैलिन। तो हमें क्या मिल गया है, हमें हमारा आंसर मिल गया। सो आंसर विल बी ऑप्शन 4, that is sickle cell anemia. So hope you have understood this idea very well. Thank you all.